Right. Is it visible? Yes, it is. सही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पिछली क्लास में वी टॉक ऑल अबाउट द डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस जो जेनेटिक्स से आ सकते हैं, और जो पहला हमने मेन टॉपिक शुरू किया था दैट वाज मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस में हमने ये समझा था कि इट इज द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, और एक जीन की इनहेरिटेंस भी करके देखी थी, जहाँ पे यू हैड द मेल पेरेंट एंड द फीमेल पेरेंट। फिर हमने उनकी जीनोटाइप्स क्वेश्चन में ऑलरेडी दिए हुए थे, उनके हमने फिनोटाइप्स लिखे। फिर व्हेन वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इज पास डाउनवर्ड, तो कौन से पॉसिबल गैमीट्स विद कौन से पॉसिबल एलील्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, हमने वो लिखे। एंड देन कितना परसेंट चांस है कौन सा ऑफस्प्रिंग बनने का। देन हमने जो अगली टॉपिक की बात की थी was monohybrid inheritance using codominance, and we also looked at that sort of stuff. Today we'll be starting with a topic called test cross. अब could you tell me anything you know about a test cross? ये क्यों यूज होता है, इसका मतलब क्या होता है, anything you know about it? So anything you know about what a test cross is? Oh, sorry, I was speaking, but my mic wasn't unmute. Oh, So okay. basically, I was saying that basically, if we want to know like the genotype of like individual, like for example, like if it's a plant, and then if you want to know if it's uh, homozygous or I think heterozygous, maybe then. Mm-hmm. हम्म, राइट, ओके। सो योर पॉइंट इज राइट, द कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल सही है। टेस्ट क्रॉस यूज होता है, इट्स अ प्रोसेस, और यू कुड से इट्स अ ट्रिक, अ सॉर्ट ऑफ अ ट्रिक जो हम यूज करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग और फाइंडिंग आउट the unknown genotype of an organism. So let's say you have an organism in front of you, लेकिन उसका genotype you don't know. तो फिर जब हम उसका genotype निकालने की कोशिश करते हैं, we use what is called a test cross. Now we just look at how test cross works in a moment. So it's used for determining the unknown genotype of an organism. इसलिए इसके नाम भी, इस प्रोसेस का नाम भी टेस्ट है। यू आर टेस्टिंग कि कौन सा जीनोटाइप होगा, बिकॉज यू डोंट ऑलरेडी नो इट फॉर द ऑर्गेनिज्म। तो एक सिचुएशन लेते हैं, एग्जाम्पल, वी हैव अ जीन, और ये जीन है दैट कंट्रोल्स, और यू कुड से अफेक्ट्स, या another better word than both of these two words, codes. I have a gene that codes for the body color of an organism. अब इस जीन के दो एलील्स हैं, एक है कैपिटल बी एलील एंड अ स्मॉल बी एलील। कैपिटल बी इसलिए कैपिटल में लिखा है बिकॉज इज द डोमिनेंट एलील, एंड इसका डोमिनेंट ट्रेट जो है वो है ब्लू। स्मॉल बी रिसेसिव एलील, रिसेसिव एलील का रिसेसिव ट्रेट इज रेड। अब प्रोसेस क्या है टेस्ट क्रॉस करने का? जिस भी ऑर्गेनिज्म का अननोन जीनोटाइप है, उस ऑर्गेनिज्म को हम मेट करवा देते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को हम ब्रीड करवा देते हैं with a homozygous recessive for that particular gene. So could you tell me what's going to be the genotype for a homozygous recessive is gene के केस में? Small b, small b. बिल्कुल। तो whatever the unknown genotype is, we have to breed it with an animal जो कि red in color है, उसका phenotype red है, and उसका जो genotype है that is small b, small b। अब let's suppose कि organism जो है वो blue in color, हमें ऑब्वियसली ऑर्गेनिज्म दिख तो रहा है कि वो ब्लू इन कलर है, विच ऑब्वियसली मीन्स कि रिसेसिव ट्रेट नहीं दिख रहा, डोमिनेंट ट्रेट दिख रहा है। इफ डोमिनेंट ट्रेट दिख रहा है मतलब डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस हुआ है। अगर डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस हुआ है मतलब कि वो जीनोटाइप का हिस्सा है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज अब हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे स्मॉल भी आएगा या यहाँ पे कैपिटल भी आएगा, बिकॉज द थिंग इज कि इवन इफ यू पुट अ स्मॉल बी, that becomes a heterozygous and it still is a blue color. If you put a capital B, that's homozygous dominant and that's still a blue color. तो हमें सिर्फ उस जीनोटाइप को उस ऑर्गेनिज्म के कंप्लीट करना, इवन दो वी नो वन ऑफ द एलील्स, हमें दूसरा एलील नहीं पता। सो द वे दिस वर्क्स इज, जो हम पहले प्रोसेस कर रहे थे हम वही करेंगे। कुड यू टेल मी द गैमीट जो हमें इस होमोजाइगस रिसेसिव से मिलेगा?
Is it going to be capital B or small b? Small b. Small b. So that's the gamete in this case. अब let's talk about कि यहाँ पे कौन से gametes बन सकते हैं. One of the gametes is obviously going to be capital B. अच्छा दूसरा gamete हमें नहीं पता. What I'm going to do is I'm going to put a question mark over here. अब क्या करते हैं? We are going to mate these two organisms together, breed the two organisms together. तो एक सिनेरियो तो ये है कि ये कैपिटल बी और ये स्मॉल बी एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाए, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाए, सो वी गेट कैपिटल बी स्मॉल बी. एक और सिनेरियो है कि ये अननोन एलील इस स्मॉल बी के साथ केमिकली कंबाइन हो जाए. सो व्हाट यू हैव इज क्वेश्चन मार्क एंड बी. ये नॉट क्लियर? एनी कंफ्यूजन अंटिल हियर कि हम यहाँ तक कहाँ कैसे पहुंचे? No, it's clear. ओके. अब हमें ये पता चला कि ब्रीड करने के बाद दो ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस हुए हैं, दोनों ही ऑर्गेनिजम्स ब्लू हैं. अब इट मेक्स सेंस कि ये जो कैपिटल बी स्मॉल बी है ये तो ब्लू है, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क स्मॉल बी का ब्लू होने का मतलब क्या हो सकता है? कुड यू टेल मी व्हाट दिस मींस इन दैट केस इफ वी नो दैट दिस इज आल्सो ब्लू? It's dominant as well. इट्स डोमिनेंट. तो ये कैपिटल की जगह वी आर गोना पुट अ डोमिनेंट, कैपिटल लगाएंगे. इस क्वेश्चन मार्क की जगह कैपिटल एल ही लगाएगा. सो कैपिटल बी स्मॉल बी इज आल्सो द सेकंड ऑर्गेनिज्म. तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह वी फाउंड आवर आंसर कैपिटल बी. दैट्स द सेम थिंग वी गोना पुट राइट हियर. तो हमें पता चल गया कि दिस ऑर्गेनिज्म इज होमोजाइगस डोमिनेंट. इफ यू आर कंफ्यूज्ड कि हाउ डिड वी नो कि दोनों ऑर्गेनिजम्स ब्लू होंगे, दैट्स बिकॉज हमने उनको ब्रीड करवाया था. ब्रीड करवाने के बाद हमें पता चल गया कि दोनों ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस ब्लू ही हो रहे हैं. अब एक और सिनेरियो देखते हैं. आई एम गोना यूज द एग्जैक्ट सेम एग्जांपल. सेम जीन कोडिंग फॉर बॉडी कलर, सेम दो एलील्स कैपिटल बी एंड स्मॉल बी. अगेन एक मेरे पास ऑर्गेनिज्म है जो ब्लू कलर का है. सो आई नो दिस इज अ कैपिटल बी हियर, बट आई डोंट नो द अदर एलील. अब I what do I have to do for a test cross? Pair it or mate it with a homozygous recessive. So that's red color उसका phenotype है, small b small b. इस organism से जो allele sorry जो gamete आएगा that is small b. अब there is one possibility कि या तो कैपिटल बी वाला एलील यहाँ पे मेट कर जाए, so this is capital B small b, या तो the unknown एलील small b के साथ कंबाइन हो जाए इस तरीके से. अच्छा इनको ब्रीड करवाने के बाद इस दूसरी सिचुएशन में पता चला कि 50% एनिमल्स जो बन रहे हैं वो ब्लू हैं और 50% जो बन रहे हैं वो रेड. अब ब्लू वाली परसेंटेज तो समझ आ जाती है कि दिस पार्ट इज ब्लू, बट नाउ लुक एट दिस. 50% रेड है. दैट ऑब्वियसली मींस इस एलील के कॉम्बिनेशन की वजह से, इस जीनोटाइप की वजह से ही तो ये रेड है. सो व्हाट डू यू थिंक द क्वेश्चन मार्क इज गोना रिप्रेजेंट? Is it going to represent capital B or small b? Uh, Capital B. So think about it. कैपिटल बी स्मॉल बी जो ये वाला एली था ये तो ब्लू. दिस एक्सप्लेन्स कि 50% ब्लू क्यों बन रहा है. अब हमें इस जीनोटाइप को लेके ये एक्सप्लेन करना है कि रेड कैसे बन रहा है. नाउ व्हाट क्वेश्चन मार्क की जगह मैं क्या लिखूं कि यू थिंक कि रेड एनिमल बनेगा? डू आई पुट अ कैपिटल बी? सो इफ आई पुट अ कैपिटल बी, इजंट दिस आल्सो गोना बी ब्लू? Ah, yeah. So it's gonna be small b. Yes, it's gonna be small b. So the main thing यहाँ पे कि साइंटिस्ट को क्या दिखा एनिमल्स में, तो उनको ये दिखा कि आधे ब्लू हैं आधे रेड हैं. आधे ब्लू तो समझ आ जाते हैं कि आधे ब्लू, आधे जो एनिमल्स हैं उनका कैपिटल बी स्मॉल बी जीनोटाइप है, बट द अदर हाफ ऑफ द एनिमल्स हैव दिस जीनोटाइप क्वेश्चन मार्क एंड बी एंड दे आर रेड, व्हिच मींस कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह स्मॉल बी आएगा and even here small b आएगा. So this proves that this is a heterozygote या heterozygous इसका जीनोटाइप. तो इस तरीके से हमने एक टेस्ट क्रॉस को यूज किया अननोन जीनोटाइप फाइंड करने के लिए कि क्या तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट है या तो ये हेटेरोजाइगस है. Okay. So anything, any confusion till here? Because that was the end of test cross. It's a very, very small concept. Yeah, it's clear. Okay. सही. अब बात करते हैं
एक और कंसेप्ट के बारे में, एंड दिस इज मोनली सॉरी मेनली अबाउट रिमेम्बरिंग. You mostly just need to be able to remember these two facts. और ये दो फैक्ट्स हैं क्या? सबसे पहला फैक्ट ये है कि एक मेल ह्यूमन में हमें 46 क्रोमोसोम्स मिलते हैं. हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं चैप्टर के शुरू में. इस 46 क्रोमोसोम्स को लिखने का एक और तरीका क्या है? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. इन 23 पेयर्स में से यू रिमेम्बर हमने ये पहले भी देखा था चैप्टर के शुरू में कि you have 22 pairs of homologous chromosomes and one pair of XY chromosomes. You remember that? Yeah. Yes. तो इन 23 pairs में से हमारे पास 22 जो pairs हैं, these are 22 pairs of homologous chromosomes, and we have one pair of XY chromosomes. अच्छा, लेकिन ये सब तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये मैं वापस से क्यों लिख रहा हूँ? वो इसीलिए बिकॉज देयर इज वन वर्ड दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड राइट हियर. 22 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स भी इन्हें कह सकते हैं, लेकिन इसका एक और नाम भी है, एंड दैट इज 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स. इफ आई आस्क यू एनीथिंग, इफ यू नो अबाउट दिस वर्ड ऑटोसोम्स का मतलब क्या होता है? एनी आइडिया अबाउट दिस? व्हाट डू दे मीन? Like they're like the rest of the chromosomes. So बिल्कुल सही. दे द रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स. ऑटोसोम्स की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है. इफ समवन आस्क्स यू कि ऑटोसोम्स क्या होते हैं, यू विल सिंपली से दोस क्रोमोसोम्स जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं होते. सिंपल इज दैट. क्रोमोसोम्स दो टाइप्स के, X and Y, and autosomes. What are autosomes? Which are not these? That's simple as that. इससे ज़्यादा कोई मुश्किल definition है ही नहीं autosomes की. There is nothing which you can actually use to explain autosomes. It's just a name given to those chromosomes which are not X and they're not Y. That's pretty much it. Now, let's do the same thing for a female. फीमेल ह्यूमन में, और अभी हमें मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंस भी पता चल जाएगा. फीमेल ह्यूमन में अगेन 46 क्रोमोसोम्स. 46 क्रोमोसोम्स का मतलब कि यू हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसमें से मतलब वन ऑफ दीज पेयर्स इज वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स. नाउ कुड यू टेल मी इसमें कौन सा पेयर होगा? विल इट बी एक्स वाई या विल इट बी समथिंग एल्स? XX. बिल्कुल सही. इट्स गोना बी एक्स एक्स. और ये आगे जाके बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है in the rest of the topics that we learn. So make sure you remember this. This is XX for a female, but for a male it's always XY. कि एक X का एक Y का. Female में दोनों ही X के होते हैं. And again, just like in a male, female में 22 autosomal pairs of chromosomes. There's one more fact that you should learn. X and X chromosomes, this pair of chromosomes is a homologous pair. Why is that? The reason is homologous pair key. Try to remember the definition. Let me go back to the definition right here of homologous chromosomes if I can find it. I think it's before meiosis. Yeah, homologous chromosomes की definition क्या थी? एक ऐसा pair of chromosomes जिनकी same length है, same position है centromere की, and same gene loci है. These three things: same length, same position of centromere, and same gene loci. Aren't these the exact same chromosomes, X and X? They are identical to each other, or are they different? They're identical. They're identical क्योंकि एक X और दूसरे भी X, उनके नाम भी सेम है. They are exactly the same as each other. तो अगर ये same है as each other, meaning they're gonna have the same length, they're gonna have the same position of centromere, and they're gonna have the same gene loci, which makes them a homologous pair. लेकिन अगर हम X और Y को देखते हैं, okay, this is where we have two different chromosomes. तो ये is not a, this is not a homologous pair. And if a question in the P4 exam comes up, why is an XY chromosome not a homologous pair जबकि XX है?
वो इसीलिए क्योंकि एक्स वाई क्रोमोसोम्स, ये दोनों क्रोमोसोम्स की लेंथ सेम नहीं है. Both chromosomes don't have the same length. If you have to judge कि एक pair of chromosomes homologous है या नहीं है, first and foremost just judge their length. अगर लेंथ सेम है, then you look at centromere position. वो सेम है, then you look at gene loci. ये तीनों चीजें सेम है, that's your homologous pair. इनमें से एक भी चीज नहीं है, तो ये homologous pair नहीं है. So both chromosomes don't have the same length. Acha, let's talk a bit more about the X chromosome and the Y chromosome. These हमें पता है कि ये कौन से chromosomes हैं. Now, could you tell me why are they in our body? मतलब एक सेल के अंदर हमें इनकी जरूरत क्यों होती है? Why are they used? Is it to determine the gender of a person? Isn't it? Yeah. Yeah, ये इन chromosomes की जरूरत mainly हमें होती है to determine the gender of a person. लेकिन there's a bit of twist to it. जेंडर के लिए तो यूज होते ही हैं, लेकिन इन क्रोमोसोम्स में कुछ जीन्स ऐसी भी होती हैं जो कि नॉन सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को अफेक्ट करती है. मतलब ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जिनका आपके जेंडर से कोई ताल्लुक नहीं. फॉर एग्जांपल आई कलर. आई कलर ब्लैक मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है. फॉर एग्जांपल हेयर कलर. अब ये मैं वो जीन्स नहीं बोल रहा जो इन सेक्स क्रोमोसोम्स पे होती है, मैं रैंडम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ विच आर नॉट लिमिटेड टू अ जेंडर. तो ऐसी भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और इनमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की जीन इन क्रोमोसोम्स पर होती है. सो व्हाट डू वी नीड टू अंडरस्टैंड? Even though these chromosomes are responsible for determining the gender of a person, they still contain genes that affect non-sexual characteristics. अब इनमें से एक जीन की हम एग्जांपल लेते हैं, एंड दिस इज नॉट अ रैंडम एग्जांपल व्हिच आई एम गोना राइट डाउन राइट नाउ. यू नीड टू रिमेंबर दिस एग्जांपल. दिस इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस. दिस इज कॉल्ड द फैक्टर 8 जीन. बुक में भी ये जगह जगह मेंशन्ड. इट्स अ वेरी वेरी पॉपुलर जीन. वो इसीलिए क्योंकि ये जिस कैरेक्टरिस्टिक को अफेक्ट करता है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर बॉडी. दिस इज व्हाई इट्स मेंशन्ड इन एवरी सिंगल प्लेस इन द सिलेबस, इन एवरी पार्ट ऑफ द बुक. फैक्टर 8 जीन अफेक्ट करता है एक इंसान की ब्लड क्लॉटिंग को. सो फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ वुंड, डू यू नोटिस कि कुछ देर बाद या कुछ दिनों बाद आफ्टर द वुंड देयर इज सम सॉर्ट ऑफ you could say a covering on the outer part of the body. Yeah. और ये कवरिंग बैंडेज की मैं बात नहीं कर रहा. दिस इज द कवरिंग विच योर बॉडी नेचुरली मेक्स. That is essentially because it has to cover the wound. It needs to prevent the blood from flowing, or you could say escaping out of the body. Blood clotting is one of those factors or one of the processes जो उसमें involved होता है. So factor VIII gene affects the clotting of the blood. ये एक ऐसा जीन है जो कि इन सेक्स क्रोमोसोम से प्रेजेंट है, स्पेसिफिकली ऑन द एक्स क्रोमोसोम. सो व्हेन आई से दीज टू, इट्स नॉट on X and on Y. When I say sex chromosomes, it's not on both. It's only on the X chromosome. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ only present on X chromosome. Now, even though X chromosome gender के लिए यूज होता है, फिर भी ये इसके अंदर एक ऐसी जीन है जो कि एक नॉन किस्म की कैरेक्टरिस्टिक है जो कि जेंडर से लिमिटेड नहीं है. ये हर इंसान में होती है. ओके, द वे वी राइट अ कैरेक्टरिस्टिक. ओके, बिफोर दैट मैं यहाँ पे एक और चीज लिख देता हूँ in order to explain this line a bit more. And this is a very important point. अच्छा हुआ मुझे ये दिख गया. Those genes, those genes that are non-sexual characteristics, but they are still on these chromosomes,
इन जीन्स की इनहेरिटेंस को हम बोलते हैं सेक्स लिंकेज, या इसका एक और भी नाम है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. Now, is this word important? Yes, this word is very, very important for you to remember. Obviously, one of these words. I think मेरी headphones की battery low है. One second. Can you hear me properly? Yeah, I can. Okay. Okay. तो ऐसे जीन्स, अगेन लेट मी रिपीट माई सेल्फ, ऐसे जीन्स जो के characteristics are not limited to a particular gender but they are still on the sex chromosomes, ऐसी जीन्स की इनहेरिटेंस को हम बोलते हैं सेक्स लिंकेज या सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. ओके. अब ऐसी जीन्स को लिखने का तरीका भी अलग है. सो फॉर एग्जांपल, पहले जैसे हम देख रहे थे कि यू हैव अ जीन दैट अफेक्ट्स द बॉडी कलर, कैपिटल बी स्मॉल बी. ये पहले हमारा तरीका था एलील्स को लिखने का नॉर्मल जीन्स के. ये कुछ पर्टिकुलर जीन्स ऐसे हैं जिनके एलील्स को लिखने का तरीका भी अलग है. नाउ द वे वी राइट दिस इज, फर्स्ट यू हैव टू राइट के कौन सा सेक्स क्रोमोसोम है. सो हमारी केस में इट्स द एक्स क्रोमोसोम. सो वी राइट एक्स, एंड उस क्रोमोसोम की पावर में वी राइट द नेम ऑफ द एलील. सो फॉर एग्जांपल हियर फैक्टर 8 जीन के दो एलील्स हैं, एक्स एच and X small h. So you don't write it as capital H and small h, you write it as this. And this is really really important क्योंकि ये bold किया होता है उन्होंने markings के लिए. To be able for the candidate to write it only and only like this. ये वाला is obviously capital में लिखा हुआ है तो ये हमारा dominant allele है. And क्योंकि ये short form में लिखा हुआ है so this is our recessive allele. अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, हमारी बॉडी में नॉर्मली सिर्फ ये कैपिटल वाला एलील ही होता है. नॉर्मली एक बंदे की बॉडी में सिर्फ कैपिटल वाला होता है और ये एलील करता है कि ये एलील कोड करता है फॉर द फैक्टर 8 प्रोटीन. इसलिए इसका नाम भी फैक्टर 8 जीन भी है क्योंकि ये जीन जिन एलील के लिए कोड करता है, ये एलील्स कोड करते हैं फॉर एक फैक्टर 8 प्रोटीन. प्रोटीन का नाम ही फैक्टर 8 है. इस प्रोटीन का काम क्या है? इन ऑर्डर टू असिस्ट इन नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग. तो हमारी बॉडी को तो यही एलील की जरूरत है. लेकिन हियर्स द इंटरेस्टिंग पार्ट, हर इंसान में इस एलील की म्यूटेशन होती है और उस म्यूटेशन की वजह से यू नाउ नॉट ओनली हैव अ डोमिनेंट एलील बट ऑल्सो अ रिसेसिव एलील. ये एलील का मसला ये है कि ये कोड करता है और एन अब नॉर्मल प्रोटीन. सो जिन जिन लोगों में ये म्यूटेशन होती है अब उनकी बॉडी में दो एलील हैं. एक ऐसा एलील जो कि एक प्रोटीन के लिए कोड करे जिसकी हमें जरूरत है क्योंकि इट हेल्प्स इन नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग, एंड एक ऐसा एलील जो कि कोड करता है फॉर एन अब नॉर्मल प्रोटीन जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग सही तरीके से नहीं होती है. एंड द कंडीशन दैट हैपेंस टू अ पर्सन इज कॉल्ड हीमोफीलिया. अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, हीमोफीलिया. हीमोफीलिया कब होता है अगेन? हीमोफीलिया उन लोगों में होता है जिनमें कैपिटल एच वाली एलील की म्यूटेशन हुई हुई होती है जिसकी वजह से एक रिसेसिव एलील बनता है, एक अब नॉर्मल प्रोटीन के लिए कोड करता है, ब्लड क्लॉटिंग सही तरीके से नहीं होती एंड इट रिजल्ट्स इन अ कंडीशन कॉल्ड हीमोफीलिया. नाउ व्हाइल एक्सप्लेनिंग, डिड आई से कि हर बंदे में ये म्यूटेशन होती है? डिड आई से दैट? Yeah. I think I said that. Yeah, my bad, my mistake. क्योंकि म्यूटेशन तो ऑफ कोर्स डजंट मेक सेंस कि हर बंदे में हो. जिन जिन लोगों में ये म्यूटेशन होती है उनमें चांस होता है ऑफ कैचिंग हीमोफीलिया. अब लेट्स लुक एट हाउ दिस वर्क्स. और हम इसको जेंडर से सेपरेट करते हैं, मतलब पहले हम देखेंगे फीमेल में क्या होता है, फिर हम देखेंगे मेल में क्या होता है. फीमेल्स में देर आर थ्री पॉसिबिलिटीज ऑफ जीनोटाइप्स. पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि दिस इज गोना बी होमोजाइगस डोमिनेंट. So this is X capital H, X capital H. Now tell me this. Is this going to result in hemophilia or normal blood clotting? Normal. This is going to result in normal blood clotting क्योंकि यहाँ पे स्मॉल एच एलील तो है ही नहीं. तो हम ये बात तो बहुत दूर की चली गई कि
क्या स्मॉल एच एलील एक्सप्रेस होगा या नहीं? एक्सप्रेस होने के लिए पहले उसको होना पड़ता है ना जीनोटाइप में, इट्स नॉट इवन इन द जीनोटाइप. सो इन दिस केस इट्स नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग. एंड अगेन ये किस तरीके का जीनोटाइप है? दिस इज होमोजाइगस डोमिनेंट. एक और भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है एलील्स का, which is X capital H, X small h. Okay, what is going to happen now? Is this going to be normal blood clotting या hemophilia? Normal again? Or like Okay. the Are you saying something? no, no. Okay. So it is going to be normal blood clotting. But if you're thinking कि ये पहले वाले genotype की तरह same होगा, मतलब for example you have a person that has this genotype and then you have another person that has this genotype. दोनों में same condition है, normal blood clotting. But what's different here? The thing that's different here is that this person, the second person, is called a carrier. Why is that? The reason is, imagine if this person now has to reproduce, takes part in reproduction. तो फिर क्या होगा? One set of chromosomes is passed downwards. अब शायद ये वाला क्रोमोसोम का सेट नीचे पास हो जाए, या शायद isn't it possible कि ये वाला set of chromosomes भी नीचे पास हो सकता है to the offspring? Yeah. Yes. So technically, what this person or what this female is, she is carrying that condition or she is carrying that disease with her. Even though it cannot be seen in her, it's not active in her, she's still carrying it with her. So whenever now she is now giving birth to an offspring, there is a chance that the offspring can be hemophiliac. H ये hemophilia उसके बाद C hemophiliac. Why? Because she was carrying that condition with her. ये set of chromosomes भी pass down हो सकता था during fertilization and all of that. So she's a carrier. अब एक और possible genotype भी है. X small h, X small h. Now what is this condition called? Normal या hemophilia? Uh, he like they have hemophilia. They have hemophilia, बिल्कुल. So now they are no longer a carrier, they themselves are hemophiliac. Because this is a homozygous recessive का genotype. So always remember this. Hemophilia कब होता है? जब homozygous recessive होता है. Hemophilia कब नहीं होता है? And when you are acting as a carrier, that's heterozygous. And when what's the genotype when you don't have hemophilia and you are not a carrier? That's homozygous dominant. This is what happens in female. कि तीन पॉसिबिलिटी, नॉर्मल, नॉर्मल एंड कैरियर एंड हीमोफीलिया. मेल में इतने ज्यादा ऑप्शंस नहीं है हमारे पास, क्योंकि मेल में देयर आर ओनली टू चॉइसेस, एक्स कैपिटल एच एंड वाई, एक्स स्मॉल एच एंड वाई. अगर तो एक्स कैपिटल एच एंड वाई का जीनोटाइप है, एक्स कैपिटल एच है, इसका मतलब नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग. अगर एक्स स्मॉल एच एंड वाई है तो इसमें दिस इज हीमोफीलिया. अब यहाँ पे हम कह भी नहीं सकते कि होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस, नो, बिकॉज इट्स नॉट द सेम क्रोमोसोम्स, इट्स डिफरेंट क्रोमोसोम. इट्स नॉट द होमोलोगस पेयर जिसके लिए हम होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस का वर्ड यूज करते हैं. इट्स जस्ट नॉर्मल और हीमोफीलिया. नाउ टेल मी दिस, क्या मेल कभी भी कैरियर बन सकता है? Could you repeat? I didn't Uh, hear your voice clearly in the end. क्या मेल, पहला जो है, क्या वो कभी कैरियर बन सकता है हीमोफीलिया? No, No. And why is that? Any reason behind it? because the heterozygous genotype is not possible. बिल्कुल. हीट्रोजाइगस या हेट्रोजाइगस अगर होगा तभी कैरियर होगा. बट द प्रॉब्लम इज हेट्रोजाइगस तो पॉसिबल ही नहीं है मेल में, क्योंकि इन ऑर्डर टू बी हेट्रोजाइगस यू नीड टू हैव टू एक्स क्रोमोसोम्स जिसमें से एक डोमिनेंट हो और एक रिसेसिव हो. दैट्स हेट्रोजाइगस. देयर इजंट अ हेट्रोजाइगस पॉसिबल जीनोटाइप. क्यों? क्योंकि देयर इज ओनली वन एक्स क्रोमोसोम इन अ मेल. ये जो वाई क्रोमोसोम है, इस पे तो फैक्टर एट जीन होता ही नहीं है. फैक्टर एट जीन का कोई एलील ही नहीं होता है. So this is very very important. A male cannot be
अ कैरियर फॉर हीमोफीलिया, इतना ये कॉमन सवाल है कि वो पूरी सिचुएशन दे देंगे। एंड दिस जस्ट 2 मार्क क्वेश्चन, व्हाई कांट मेल्स बी अ हीमोफीलिया कैरियर, बिकॉज हेट्रोजाइगस जो जीनोटाइप है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। दिस इज व्हाई दे कांट बी अ कैरियर फॉर द स्मॉल एच एलील, और यू कुड से फॉर द हीमोफीलिया कंडीशन। अच्छा, ओके, अब लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम ये सेम एग्जांपल लेते हैं, और अब हम क्या करेंगे, एक मेल को एक फीमेल के साथ मेट करवा देंगे। सो वी हैव अ मेल राइट हियर, इस दिस मेल पेरेंट। मेल पेरेंट का जो कंडीशन है वो है नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग, एंड आई वांट यू टू फिगर आउट द जीनोटाइप्स फ्रॉम दीस टू कंडीशंस। मेल पेरेंट की कंडीशन है नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग, एंड फीमेल पेरेंट की कंडीशन है नॉर्मल blood clotting. But the thing is, the female parent is a carrier. So, what do you think are going to be the genotypes for these two guys? These two people, in fact. Will you tell me the genotype? It's going to be dominant X, so like XH capital and then Y, and then XH capital and then XH small. Okay. अब हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा पनेट क्रॉस यूज करते हैं ताकि हम एक क्लीनर वे यूज कर सकें इन ऑर्डर टू जॉइन द गैमेट्स टुगेदर। अच्छा, इसमें बिफोर वी डू दैट, कुड यू टेल मी व्हाट आर द गैमीट्स पॉसिबल फ्रॉम मेल एंड फ्रॉम फीमेल? For male, it's XH and then Y. And for a female, it's XH and then XH small. समझ गया मैं, ओके। नाउ वी गोना यूज अ पनेट क्रॉस। सो एक साइड पे हमने मेल का लिख दिया एक्स कैपिटल एच एंड देन वाई, और एक साइड पे फीमेल का आ गया विच इज एक्स कैपिटल एच एंड देन एक्स स्मॉल एच, राइट। सो एक्स कैपिटल एच एंड एक्स कैपिटल एच हमारे पास एक रिजल्ट आया, फिर एक्स कैपिटल एंड एक्स स्मॉल एच हमारे पास दूसरा आया, फिर उसके बाद एक्स कैपिटल एच एंड वाई एंड एक्स स्मॉल एच एंड वाई। अब इन चारों रिजल्ट्स को हम क्वालिटेटिव फॉर्म में लिखते हैं, मतलब डिस्क्रिप्शन की एक फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता चला कि देर इज आउट ऑफ 4 चिल्ड्रन, देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट एवरी वन आउट ऑफ द 4 चिल्ड्रन इज गोइंग टू बी अ हीमोफीलियाक मेल, मतलब 25% हीमोफीलियाक। अच्छा, देर इज ऑल्सो 25% चांस कि नॉर्मल मेल भी हो सकता है। अब ये तो बात थी मेल की जिनमें वाई क्रोमोसोम है। 25% चांस इसका है कि नॉर्मल फीमेल होगी, एंड देन 25% चांस कि इट्स गोना बी नॉर्मल फीमेल कैरियर, राइट? एम आई मिसिंग एनीथिंग? Could you repeat? एम आई मिसिंग एनीथिंग या इज दिस ऑल करेक्ट? जस्ट चेक दिस अगेन। So here we have the normal male, then we have the hemophiliac male, then we have the carrier female, and then we have the normal female. Yeah, it's fine. सेकंड, क्योंकि थोड़ा ग्लिच कर रहा था। ओके, तो 25% चांस हमने देख लिया कि कौन सी चीजें होने की हैं। सेक्स लिंकेज में या सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में ये एक फीचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इस तरीके की इनहेरिटेंस में अनइक्वल पासिंग डाउन ऑफ जीन्स होती है। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में अनइक्वल पासिंग डाउन ऑफ जीन्स होती है। व्हाई इज दैट? फीमेल की तरफ से दो जीन्स आ रही हैं, या सॉरी दो एलील्स आ रही हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में यूज हो सकती हैं, लेकिन मेल की तरफ से सिर्फ एक ही एलील आ रहा है।
So you can easily see that there is an unequal passing down of genes because the male can only carry one allele. In the case of obviously factory gene, क्योंकि वो सिर्फ X chromosome पे होता है. So this type of inheritance has unequal passing of genes. Since the male can only carry one allele. Now I want you to see a very, very important thing here. Look at what's happening to the male. Male के लिए, what are the two possibilities? Could you tell me that? Either they have hemophilia or they don't have hemophilia. Right. So either they have hemophilia या उनका hemophilia नहीं होता है. And now could you tell me about the female? They have hemophilia, they can be carriers, or they don't have hemophilia at all. तो दोनों केसेस में नॉर्मल है, बस एक केस में कैरियर है, राइट? Yeah. ओके. नाउ डू यू सी अ पैटर्न? फीमेल के साथ एक अलग तरीके का सुलूक किया जा रहा है. आई वुडंट से सुलूक, एक अलग तरीके का, व्हाट इज द वर्ड दैट यू कुड यूज, कि अलग तरीके का अफेक्ट आ रहा है फीमेल पे और एक अलग तरीके का अफेक्ट आ रहा है मेल पे. This is the pattern which you will see every single time whenever you talk about sex linkage. Okay, there is always going to be a different effect on a male and a different effect on a female. Because look at this, male के पास या तो दो मौके हैं, either he can be hemophilia or he can't. It's just two options. Female के लिए look at the two options. दोनों options में वो normal है. In either of the options she is not gonna be hemophiliac. लेकिन मेल के लिए ऐसा नहीं है. He can be hemophiliac in one of the options. So isn't this an unequal effect on male and on female? Yes. So you could say that they are being treated unequally. अब ये क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि एग्जाम में इट्स अ वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन टू आस्क कि ये जो इनहेरिटेंस है क्या ये ऑटोसोमल इनहेरिटेंस है या क्या ये सेक्स लिंकेज है. सो हाउ यू कैन आइडेंटिफाई दैट? अगर तो सेक्स लिंकेज होगी तो मेल पे अलग फर्क पड़ेगा और फीमेल पे अलग फर्क पड़ेगा. इफ नॉट, देन यू ऑब्वियसली नो कि वो ऑटोसोमल इनहेरिटेंस है. सो इन सेक्स लिंकेज हम ये दूसरा पॉइंट लिखने जा रहे हैं कि द मेल एंड द फीमेल आर अनइक्वली अफेक्टेड. क्योंकि बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. दे नो व्हाट बोथ तरीके की इनहेरिटेंसेस आर, बट दे आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन बोथ ऑफ देम, एंड दैट्स वेयर लूज मार्क. सो अनइक्वली affected. Okay, now let's talk about autosomal inheritance. But before that, we can just try out a question. Okay, so I'm going to write down the question here. It's a very, very long question, and this is probably what you're going to see in the exam. So you're going to read through the entire thing.
Right. So the question is done. You can just try out this question and let me know when you're done. After you're done, we can discuss the question and the entire answer together. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ all of the things that you need to mention. This is a past paper question, by the way. So symbols, then Do I make the symbols myself, or like are there any? hey, so it's the question just says using symbols, or sometimes the question also says using appropriate symbols. So you would have to make your own symbols, which kind of you would think that makes sense to the question. But again, it's completely up to you, whatever symbols you want to choose. Sir, like, how will we know which gene is like dominant over the other? Like, for example, there is an allele, like, allele which is like dominant over the other because there's a black one and then there's a ginger one. Mhm. So, So what how? if, yeah, I get your point. What if both aren't dominant? In case both aren't dominant, that makes the concept co-dominant. Yeah, so like, over here we have a male ginger cat, right? And I don't get how I'm gonna form the genotype for like the ginger one because Okay, so maybe think about ये gene कौन से chromosome पे है? It's on the X chromosome, right? तो female के लिए you know how to figure it out, right? Male, it's only on the X chromosome. तो फिर इस वाले और जो X होता है, it's automatically female. yeah, okay. Just try it out. Just try out the entire question. If you can't figure it out, फिर हम साथ में करते हैं. Can you use two different letters for like the alleles? Different letters for the allele? Yeah, you can, बिल्कुल. क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि dominant और recessive है. So yes, you can. Again, it's symbols that you can use, and it does not really mean कि अगर let's say दो colors हैं, तो हम कहें कि capital B black है, small b ginger. You can do that,
And you can also say कि capital B black है, and let's say capital G or anything ginger है. So yeah, you can do that. Yeah, I'm done. Okay, so what are the symbols that you have used? Okay, for the black one, I've used B, and for ginger, I've used G. And then the parental phenotypes, there's a ginger male and a turquoise female. And for the genotypes, the black male has XG and then Y, and the female has XG and XB. All right. The symbols that you have you written them as B and then G इस तरीके से? Yeah, I have. But remember what we talked about कि अगर the gene is on one of the sex chromosome जैसे यहाँ पे है तो फिर वो एलील को लिखने का तरीका अलग होता है which is like this. I've written it like that in like the next steps, like for the genotypes, I've written it that way, like XG and XB, like that. But then in the symbols, I just mentioned that B is for black and G is like ginger. Okay, yeah, I'll take it. Yeah, you can work it like that. बिल्कुल सही है. Okay, so B is for black and then G is for ginger. Okay, now could you just repeat the phenotypes again? Parent का phenotype? Ginger male and turquoise female. Okay. What else? And the genotype for male, it's XG and then Y. And for the female, it's XG, XB. Yeah, and then for the gametes, it's XG and then Y for the male one, and for the female, it's XG and XB. And after the cross, I've got a ginger female, a ginger male, a turquoise female, and a black male. Ginger female. Sorry, you a ginger male, then A ginger female, a ginger male, a turquoise female, and a black male. black male. So there's a 25% chance for all of the possibilities, right? Yes. Right. सही है, बिल्कुल सही. Okay, so that was the example question right there. So I'm just gonna mark this as tick. Okay. Now let's talk about one more concept, which is just you could say कि just summarizing all what we have done so far. So the definition of autosomes. I'm not going to start with a new topic right now because we don't have time to complete that. Just summarizing. So autosomes again, किसी भी body के cell में 22 pairs होते हैं autosomes के. A definition if the question says define autosome क्योंकि एक दो बार आ भी चुका है for 1 mark, it's just those chromosomes which are not sex chromosomes, right? और फिर उसके बाद अगर हम बात करें of what do we call the inheritance of genes, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके की जीन्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट नेम्स यूज होते हैं इनहेरिटेंस के लिए. सो फॉर एग्जांपल अगर ऑटोजोम्स की इनहेरिटेंस की बात हो रही है, मतलब उन क्रोमोसोम्स की बात हो रही है जिनमें जीन्स इज ऑन द ऑटोजोम्स, तो फिर उसे कहते हैं ऑटोजोमल इनहेरिटेंस. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द जीन्स जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स पे होते हैं, तो फिर द इनहेरिटेंस ऑफ दो जीन्स इज कॉल्ड सेक्स लिंकेज और सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दीज टू नेम्स क्योंकि यू डोंट रियली हैव वुडंट हैव टू यूज दीज नेम्स. क्वेश्चन में ये बहुत कॉमनली यूज होते हैं एंड दे एक्सपेक्ट यू टू know that. Okay, so let's say if a question says that there is a
mutation in the autosomal gene. ये एक स्टेटमेंट है क्वेश्चन में कि म्यूटेशन हुई है इन द ऑटोसोमल जीन. Could you tell me where the gene is? Is it in the autosome or is it in the X or Y chromosomes? In the autosome? Now ये दिखने में तो बहुत सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन in the exam this is the only piece of information they give you for you to be able to decide कि क्या ऑटोसोम पर जीन है या क्या सेक्स क्रोमोसोम पर जीन है. क्योंकि once you know that, that's when the next steps becomes easier. So let's say if you know that the gene is on the sex chromosome, now it's going to be easier. K, if it asks you K, is the effect on the male and female equal? If it's on the X chromosome or Y, you would say it's not equal. If it's on the autosome, you would say it is equal. So let's say if it says sex-linked allele, what's going to be your answer? Is the gene on the autosome or on the sex chromosome? In the sex chromosomes. Very good. The gene is present on the sex chromosomes. Okay. And I think we're left with just one more point. Yeah. Okay, so this point is not really related to our topic. This is related to the next topic, right? So we just keep it till here today. Any confusion यहाँ तक? Feel free to ask. कुछ भी confusion? No, it's clear. Can you give us summary of what we did today? Right. So basically, first we discussed about the test cross in which like a phenotypically typically dominant individual is crossed with like a phenotypically recessive individual to identify the genotypes, like if it's homozygous or heterozygous. And then we basically discussed about sex linked. In that, basically, we learned that it is when the gene is found on the X chromosome but not on the Y chromosome. And we discussed about the condition hemophilia, which is basically a blood disorder characteristic. And then we crossed some, we did some crosses, and yeah, that is it, I think. Yeah. Because I, so we'll continue this inshallah in the next class. Right. Thank you. Thank you. Allah Hafiz.